जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, कल इसकी पहली वीडियो आई थी और आज की ये इसकी दूसरी वीडियो। और इसमें हम जो है तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो SSC CGL में पिछले सालों में पूछे गए हैं। और आज की जो शिफ्ट है तो यहाँ पर 9 सितंबर 2024 में शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस को, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसकी जो क्लास सेकंड है, और ये जो वीडियो है डेली शाम को 7 बजे। यहाँ पर मैंने टाइमिंग लिखना भूल गया हूँ, लेकिन शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो जो है तो इस चैनल पर आएगी। तो यहाँ पर आप देखना ना भूलें। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी स्थिति है जिसे एक टेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। तो आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला किस कारण से पड़ जाता है? इक्थियोसिस से, पीलिया से, एक्जिमा से, या पेम्फीगस से। तो आप सभी को पता है, जो हमारी त्वचा और जो आंखों की जो सफेद पुतली होती है ये जो है तो ये पीली पड़ जाती है, किसके कारण? तो ये होता है पीलिया के कारण। किसके कारण? ये पीलिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो ये कौन सा उत्सव है? तो जो उत्सव है ये है छठ पूजा। कौन सी छठ पूजा? जो कि सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। जो छठ पूजा है तो ये कहाँ पर? तो जो छठ पूजा है ये खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल में ये मनाया जाता है। और जो छठ पूजा है ये कार्तिक माह के छठे दिन मनाई जाती है। कार्तिक माह के छठे दिन जो है ये मनाई जाती है। फिर हम बात करते हैं मदाई उत्सव। तो ये मदाई नहीं, ये है मडई उत्सव। मडई मडई उत्सव। और जो मडई उत्सव है ये मध्य प्रदेश की एक तो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? एक गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, बहुत ही ये मुख्य जनजाति है। कौन सी? गोंड जनजाति। गोंड गोंड जनजाति के द्वारा जो है तो ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा। तो विश्वकर्मा पूजा जो होती है ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा सोरठ सभा। तो सोरठ सभा जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। और जो गुजरात के राजपूत हैं यहाँ पर, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो आप उनको नोट करेंगे। और जैसे ही वीडियो खत्म होती है 10 से 15 मिनट का ब्रेकअप लेंगे, ताकि आप जो है तो रिवाइज कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, कम से कम 3 बार इसका रिवाइज करें, ताकि आपको चीज़ जो अच्छे से याद हो जाए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने बता दिया कि 2024 का जो 9 सितंबर को पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 के ये क्वेश्चन है सारे 25 के 25 क्वेश्चन। आप मिला भी सकते हैं, आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कहीं अलग से हो। पूरे शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रुद्र दामन का शिलालेख है? प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था। तो कौन सा शिलालेख है? तो यह है गिरनार शिलालेख। गिरनार, जिसको हम जूनागढ़ शिलालेख भी कहते हैं। जूनागढ़ शिलालेख भी इसको कहा जाता है, जो कि शुद्ध संस्कृत में रचा गया था। रुद्रदामन जो है तो ये एक शक शासक थे। शक शासक थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव, ये चिटगांव नहीं, ये है चटगांव, चटगांव शस्त्रागार छापा चलाया गया था? रासबिहारी बोस, बादल गुप्ता, हेमू कलानी, या सूर्यसेन? तो जो चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था, ये कब ये हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। कब? 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। और ये जो है तो इसका नेतृत्व किसने? सूर्यसेन ने किया था। पूरा जो योजना थी ये किसने? सूर्यसेन ने बनाई थी। सूर्यसेन, जिनको मास्टर द सूर्यसेन कहा जाता है। मास्टर द सूर्यसेन इनको कहा जाता है। और चटगांव शस्त्रागार छापा की जो योजना बनाई थी ये इन्होंने ही बनाई थी। तो हम बात करते हैं रासबिहारी बोस। तो रासबिहारी बोस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक क्रांतिकारी थे। रासबिहारी बोस जो हैं तो एक 1912 में एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको दिल्ली षड्यंत्र
दिल्ली षड्यंत्र, या फिर इसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, इन दो नामों से इसको जाना जाता है। और इस षड्यंत्र में क्या हुआ था, तो इस षड्यंत्र में जो रासबिहारी बोस थे और इनके साथ कुछ और लोग थे जो कि क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया, उस समय भारत का वायसराय कौन था 1912 में, ये था हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय। इसके ऊपर जो है ये क्या है, चांदनी चौक में एक जुलूस निकल रहा था, वहां पर उसमें इसने शिरकत की और यहीं पर जो है तो रासबिहारी और उनके साथी जो थे तो उन्होंने मिलकर है इस पर बम फेंक दिया था। लेकिन इसमें जो है तो ये जो हार्डिंग वायसराय हार्डिंग सेकंड था, इसको ज्यादा यानी ये इसकी मृत्यु नहीं, उसको बस थोड़ा बहुत ये घायल हुआ था। और इसके बाद जो है तो जो रासबिहारी बोस थे, तो रासबिहारी बोस को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन रासबिहारी बोस जो है तो जाकर कहाँ पर जापान में बस गए, यानी जापान चले गए थे इसके बाद। और जो दो और लोग थे इनके साथ, तो उनको पकड़ लिया गया था, फिर उनको फांसी भी दी गई थी। लेकिन जो रासबिहारी बोस हैं ये जापान भाग गए थे, और जापान चले जाने के बाद इन्होंने 1942 में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना की थी 1942 में। कहाँ पर, जापान में। कहाँ पर, जापान में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नरातालय स्थित है? तो गोविंद जी नारतनालय कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो जो स्थित ये कहाँ पर, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में ये स्थित है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको दिख रहा होंगे, ये क्वेश्चन जो है तो कभी कभी कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जीके में जो है तो कोई भी जीके हो तो आप प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ कई क्वेश्चन जो होते हैं तो प्रीवियस ईयर में रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे ही रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो कुंड और टांका का उपयोग किया जाता है जल के संरक्षण के लिए, संचयन के लिए। कहाँ पर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो कुंड और टांगा का उपयोग जो किया जाता है तो ये राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ये व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम में प्रत्यक्ष या अनुपातिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम। क्या, व्युत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था? तो 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? सचिन जिगर, या फिर जतिन ललित, सलीम सुलेमान या आनंद मिलिंद? तो ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये संगीतकार है आनंद मिलिंद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1307-8 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र या मदुरै? तो हम बात करते हैं थोड़ी सी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जिसका असली बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम, तो इसके जो बचपन का नाम था, इसका बचपन का नाम था अली गुरशप। क्या, अली गुरशप जो है इसके बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी इसको मार दिया था। जो जलालुद्दीन खिलजी था ये इसका चाचा भी था और इसका ससुर भी था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया था। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन सा, दूसरा शासक। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक जो है तो इसने दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने दाग एंड चेहरा, दाग और चेहरा प्रथा को अपनाया। दाग यानी घोड़ों पर जो उनके पशु होते थे उन पर दाग लगाए जाते, और चेहरा यानी जो सैनिक होते थे उनकी हुलिया इसमें लिखा जाता था चेहरा में। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है तो ये दक्षिण भारत पर आक्रमण सॉरी आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था ये। और अलाउद्दीन खिलजी का एक
सेनापति था जिसका नाम था जफर खान। क्या? जफर खान। जफर खान ये वही सेनापति है जिसने जब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो मंगोलों का आक्रमण को रोका किसने? जफर खान ने। और ये भी कहा जाता है कि जब जब जो मंगोल हैं, मंगोलों के घोड़े अगर पानी पीना बंद कर दे तो समझ जाओ कि जफर खान को उन्होंने देख लिया। जफर खान बहुत ही खतरनाक था जो मंगोलों को आक्रमण करने से रोकता रहा और यहाँ पर जो है तो भारत में वो नहीं आ पाए, आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने जो है तो जफर खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने बार बार जो है तो मंगोलों को हराया। फिर इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाया, हौज ए खास का निर्माण करवाया, हौज ए खास इसका निर्माण करवाया, सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला, सीरी का किला का भी निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या? मलिक मलिक काफूर, जिसको 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था हजार दीनारी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हजार दीनारी के नाम से जाना जाता था। हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो हुआ था तो ये हुआ था कहाँ पर? देवगिरी में। कहाँ पर हुआ था? देवगिरी में हुआ था। और देवगिरी में एक यादव राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था इनका? रामचंद्र। और यहाँ पर हमला करने के लिए जो किसको भेजा था? तो ये भेजा गया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को भेजा गया था। मलिक काफूर जो है तो उसने देवगिरी पर हमला किया और जो रामचंद्र थे उनको वहां पर पकड़ लिया। और जब वो यहाँ पर उनको दिल्ली लेकर आया गया, जब वो दिल्ली लेकर आए तो इन्होंने जो यादव राजा थे रामचंद्र, इन्होंने जो है तो अलाउद्दीन खिलजी को समर्पण कर दिया था। और जो देवगिरी पर हमला हुआ था ये 1306 7 में 1306 7 ईस्वी में किया गया था। फिर वारंगल की हम बात करें तो 1308 में यहाँ पर हमला हुआ था। द्वार समुद्र यानी इसको कब्जे में लिया गया। द्वार समुद्र को 1310 में और मदुरई को 1311 में जो है अपने कब्जे में लिया गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी जिसका एक बहुत ही फेमस कवि थे, उनके टाइम पर तो ये अमीर खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इनके समय पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। चलिए इन सारी चीजों को आप नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है, उसमें छोड़ी जाती है बिजली, तो वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अपघटन, विस्थापन, द्वि विस्थापन या संयोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अभिक्रिया जो होती है ये अपघटन की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? वाहनों, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव या पौधे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो यानी WPL, जैसे कि एक चलता है IPL जो कि मेंस का होता है, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि मेंस क्रिकेट का होता है, T20। और इसी तरह होता है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसकी जो शुरुआत है ये 2023 में हुई थी। 2023, 24 और 25 अभी इसके 3 साल हो गए हैं। तो ये जो मैच खेला गया था, उद्घाटन मैच, तो ये खेला गया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था। अगर हम बात करें BPL का जो फर्स्ट सीजन था, तो जो फर्स्ट सीजन था ये किसने जीता था? तो ये जीता था मुंबई इंडियंस। जो वुमेन्स टीम है मुंबई इंडियंस की, उन्होंने जीता था। सेकंड वाला जो है तो किसने जीता था? तो ये जीता था RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। और जो थर्ड वाला एडिशन अभी 2025 में हुआ है WPL का, तो इसको भी किसने जीता? इसको भी जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो मुंबई इंडियंस 2 बार जीत चुकी है। और पिछली साल RCB की जो वुमेन्स टीम थी उसने यहाँ पर जीता था। मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है? तो इनकी कैप्टन जो है महिला में, तो ये जो कैप्टन है तो ये है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है तो ये इस टीम की कैप्टन है। और RCB की जो कैप्टन है तो ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है इसकी कप्तान है। और WPL की जो शुरुआत हुई थी 2023 में हुई थी। 2023, 24, 25 3 सीजन हो चुके हैं और 2026 में अब नेक्स्ट सीजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो आप जो IUPAC है इसका फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, मुझे कमेंट में कर अब बताएंगे इसका IUPAC नाम क्या है, पूछा गया है। तो ये है
टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल, क्या है? टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? तो किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है? तो अगर हम बात करें जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना, तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इस समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थी? ये थे वायसराय म्यो। फिर इसके बाद अगर पूछी जाए कि पहली पूर्ण यानी पूर्ण जनगणना, तो पहली पूर्ण जनगणना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में, वायसराय रिपन के समय। किसके समय? वायसराय रिपन के समय पर ये हुई थी। और हमारे भारत में जो लास्ट अंतिम जनगणना हुई है ये 2011 में हुई थी। इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जो है कोरोना पेंडेमिक आ गया, जिसके कारण जो है तो जनगणना नहीं हुई। लेकिन अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? ये पूछा गया, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल की जो भागीदारी है ये सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले या उसे नुकसान न पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर पूरा एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनुच्छेद जो है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257 इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? अगर हम बात करें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो ये जो है तो संविधान के भाग 4 में आते हैं। कहां पर? संविधान के भाग 4 में ये आते हैं, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है इसके बारे में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। और जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको जो है तो इनका विचार जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से जो है इनको बोरो किया गया है। तो हम पढ़ते हैं, वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, वे न्याय संगत प्रकृति के हैं, वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, वे सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। तो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे न्याय संगत प्रकृति के हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो जो राजा महेंद्र प्रताप सह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है किसने? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कहां पर? ये अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में ये रखी गई थी। और अलीगढ़ कहां पर? उत्तर प्रदेश में आता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो देखते हैं, यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए एक नई रणनीति है। फिर नेक्स्ट है, यह वन के हिस्से को बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति है। फिर सी है, यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। तो हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है तो ये करता है ऑप्शन ए, यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए एक नई रणनीति। अगर हम बात कर रहे हैं भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति की जो जनक है तो ये है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति की जनक है। और हरित क्रांति जो है ये 1965 में शुरू हुई थी। और इस समय जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना इसके समय पर जो है ये शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्मकाल के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? तो किस अक्षांश पर चलती है? तो ये चलती है 14 डिग्री नॉर्थ पर। कितने? 14 डिग्री नॉर्थ पर ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी, फारसी और इस्लामी कानून, अरबी,
फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो कोलकाता में जो मदरसा खोला गया था, तो सबसे पहले ये किसके द्वारा खोला गया था? तो ये जो खोला गया था, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल इस समय थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इसका राइट आंसर है मदरसा कब खोला गया था? 1781 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी, जो 2 भाषाओं में एक साथ बनाई जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था? किसने गाया था? किशोर कुमार, हेमंत मुखर्जी, देवाव्रत विश्वास या मन्ना डे? तो ये जो गाया था तो बंगाली और मराठी दोनों में, तो ये था मन्ना डे। कौन थे ये मन्ना डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? तो ये जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की सरकार ने ये बनाई थी नीति। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो लू जो है, तो भारत के किस हिस्से में चलती है? और जो लू है ये गर्मियों के समय चलती है। अब देखते हैं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, पूर्व और उत्तर पूर्व में, या दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट, लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 2021 में कब पेश किया गया था? ये किया गया था 30 नवंबर 2021 में। कब? 30 नवंबर 2021 में। नेक्स्ट, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग जो कि एक शूटर है और इन्होंने जो है तो लंदन 2012 का जो ओलंपिक्स हुआ था यहाँ पर उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और जो गगन नारंग ने है तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल में जो है इन्होंने ये पदक जीता था और इनका ये पहला पदक था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के जो 25 क्वेश्चन आए थे जीकेजीएस के 2024 में शिफ्ट सेकंड 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।